हे गाइस, रियांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और ये ऐसे कैसे होता है कि जहां कोई काम नहीं करता वहां बार्सिलोना के एकेडमी के प्लेयर्स काम कर जाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां पर कोई और क्लच नहीं कर पाता वहां पर ये साले 15-16 साल के लौंडे क्लच करके चले जाते हैं? मतलब पर्सनली ऐसे दिल बैठ जाता है मेरा, क्योंकि भाई वो 6 से 7 साल छोटे हैं मेरे से। बट स्टिल आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो भैया यहाँ पर आती है वही अपना ससुराल। यार एक ही है, मतलब मैं बताऊँ, अगर पीएसजी ना होता, पीएसजी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर ना होता, वो वैसे भी नहीं है बट स्टिल अगर वो मैप पे ना होता तो हम भी ना होते। इतना कंटेंट है भाई। तुम खुद सोचो कि यहाँ पर हाल ही में ये चीज़ कंफर्म हो कि भाई पीएसजी का जो ऑफिशियल स्टोर है पेरिस में, वहाँ पर लियोनेल मेसी की जर्सी बिक रही थी। यानी कि 2023 और 24 की जो अपकमिंग सीजन है उसकी नई जर्सी बिल्कुल प्यार तरीके से लियोनेल मेसी की जर्सी बिक रही थी। इस चीज़ पे काफ़ी फैंस ने भाई पीएसजी को खरी खोटी सुनाई और थोड़ी सी बज़ और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब तुम कहोगे कि यार दिव्यांश भाई ये तो डबल स्टैंडर्ड है, कहीं ना कहीं तुम पीएसजी को गलियाने के चक्कर में रीज़न यूज़ कर रहे हो कि वो लियोनेल मेसी के जाने के बाद भी उसके नाम पर पैसे कमा रहे हैं। बात तो सही है, देखो ये चीज़ तो बार्सिलोना में करी थी, ये चीज़ बड़े क्लब भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी तब उठी जब सेम वीडियो में ही, मतलब सेम ही स्टोर में ये पता लगा कि भैया किलियन एम्बाप्पे की यहाँ पे जो जर्सी है उसको निकाल के फेंका जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर आप पिछले 6 सीजन की बात करोगे तो किलियन एम्बाप्पे की जर्सी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग जर्सी है पीएसजी के लिए। किलियन एम्बाप्पे की अगर इस तरीके से ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि एक ही साथ यहाँ पर वीडियो है कि भैया पेरिस सैंट जर्मेन की स्टेडियम के बाहर की बात करें तो वहाँ से किलियन एम्बाप्पे का जो बड़ा पोस्टर है वो भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। अब आपको ये चीज़ मैं रिजेंबल कर सकूँ तो जब एरिक टेन हैग वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फाइट हुई थी जिसमें पियर्स मॉर्गन रेफरी था, ऑफकोर्स वो रेफरी था, वहां पर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब चला गया था तब यहां पर ये सीन हुआ था कि भैया उसका जो पोस्टर है वो भी निकाला जा रहा था। ऐसे में काफी लोग ये सवाल खड़ा करते कि किलियन एम्बाप्पे का पोस्टर निकालना, किलियन एम्बाप्पे की जर्सी को ना सेल करना, क्या ये तरीका है या फिर एक इमिनेंट डिसीजन बनाया जा रहा है कि भैया किलियन एम्बाप्पे तो बिकेगा ही बिकेगा? अब देखो, हम जितने भी एपिसोड में बात करते हुए आ रहे हैं मैंने तुमको डेली अपडेट पे दिया है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि पिछले 24 से 48 घंटे में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ हो गया हो जहां पर हमको ये पता चल रहा हो कि भैया किलियन एम्बाप्पे तो बिकने वाला है और यहां पर एक डिसीजन इमिनेंट है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि किलियन एम्बाप्पे के रिगार्डिंग जितना भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर पीएसजी एक स्टेटमेंट देना चाहती है कि वो किलियन एम्बाप्पे को लिटरली यहां पर बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देगी। एंड अगेन, जो मैं बाकी एपिसोड्स में कह रहा हूं, मैं एक बार फिर से यहां पे कि अगला जो बड़ा अपडेट है वो आप कह सकते हो कि यहां पर 13 अगस्त है जब किलियन एम्बाप्पे बेंच पे भी नहीं होगा, स्क्वाड से बाहर होगा और पीएसजी अपना पहला मैच खेल रही होगी, क्योंकि तब यहां पर ये सीन पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पीएसजी की जनता क्या मानती है। क्योंकि पीएसजी की बात करें तो यहां पर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि किलियन एम्बाप्पे के रिगार्डिंग बिल्कुल भी सिंपैथी यहां पर नहीं होने वाली, रिगार्डेड द फैक्ट कि किलियन एम्बाप्पे ने कुछ ही उखाड़ा हो पीएसजी की जर्सी में। साथ ही यहां पर मैं आपको छोटी सी अपडेट देता हूं, कल पॉइसी जो नया टेक्निकल और जो नया ट्रेनिंग ग्राउंड है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीएसजी का आउट ऑफ द स्टेडियम, वो यहां पर जब लाइक लॉफ्ट, आई थिंक उनको लॉफ्ट यूज कर रहे हैं, जो 20-21 प्लेयर हैं जो कि पीएसजी के प्लान में नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि जिनके चौधरी और मसीहा बने हुए किलियन एम्बाप्पे, कल वहां पर नसीर अल खिलाफी थे और लेकिन वहां पर नसीर अल खिलाफी ने काफी लोगों से बात करी लेकिन एम्बाप्पे से बात नहीं करी। अब ये चीज मैं तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि एम्बाप्पे से बात नहीं करी, क्योंकि मैंने जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें ये तो मेंशन है कि कुछ प्लेयर से बात हुई है, लेकिन तुमको लगता है कि अगर नसीर अल खिलाफी की एम्बाप्पे के साथ मीटिंग हुई तो उसका नाम कुछ प्लेयर्स में आएगा? ऐसे में यहाँ पर काफी लोग ये भी मानते हैं कि भाई अगर 13 अगस्त की बात करें उसके बाद क्या होगा। देखो, जहां काफी लोग ये मान के चल रहे हैं कि 13 अगस्त के बाद हमको एक ऑफर देखने को मिल जाएगा, वहां मैं तुमको सही बात बता रहा हूं, एक जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट होगी वो होने वाली है यहाँ पर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के लिए जो स्क्वाड होगा। देखो, यहाँ पर चैंपियंस लीग का जो स्क्वाड होगा वहां पर एम्बाप्पे का नाम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई यूरोस भी है और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स भी है। ऐसे में यहाँ पर ओलंपिक्स जब पेरिस में ही हो, फ्रांस क्यों चाहेगा कि उनका सबसे बड़ा चेहरा एटलीस्ट 1 साल से खेल ही नहीं रहा, तो उस चीज को मार्केट कैसे करेंगे और उसका स्पोर्टिंग इंप्लीकेशन तो खैर मेरे को लगता है कि ओलंपिक्स से ज़्यादा यूरोस पे बात आनी चाहिए, क्योंकि ओलंपिक्स में ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे भाई हुकुम का इक्का है, लेकिन यूरोस में कैसा होगा ये उनको ही पता है। साथ ही मैंने तुमको बताया था कि भाई हालैंड एक तरफा जीत रहा है, और जिस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें कि हाँ भाई देखो, ये अलग बात है कि आप उसको वैसे उसके स्टैट्स को शेम नहीं कर सकते हम, लेकिन 25 साल का हो गया, ऐसे में आप 60 गोल मार रहे हो पिछले रिसेंट सीजन में और एक सीजन आप यहाँ पर 0 गोल्स पे आ गए, ये कहीं ना कहीं आपको खटकेगा। और ऐसे में अगेन वही वाली बात हो जाती है ना कि हजम नहीं होता कि अभी भी रियल मैड्रिड यहाँ पर इस सीजन क्यों नहीं बिड मारेगी।
बिड मारेगी और पक्का मारेगी, क्योंकि एक्चुअली में फिर अल्टीमेटली जो ये खबर है ना, और ये बिल्कुल तुम देखना पलट जाएगी कि किलियन एम्बापे अभी नहीं जाना चाहता, रियल मैड्रिड बस उसके वेट कर रही है। लेकिन जैसे ही उसको चैंपियन लीग स्क्वाड से बाहर कर देंगे ना, तभी ये पूरी पीआर पलट जाएगी, तभी हो जाएगा कि भाई किलियन एम्बापे अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड बिड मार देगी। एंड देन रियल मैड्रिड विल मेक श्योर कि वो 150 से आसपास की बिड मारे, 230 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बार्सिलोना वर्सेस टॉटनहम की। तो भैया देखो, बार्सिलोना का खेल तो बढ़िया था। अब देखो यहाँ पर मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि टॉटनहम के मैनेजर चोदलेपोग्लू की जो टॉटनहम थी वो मेरे को सही में अच्छी लगी, प्रॉमिसिंग लगी। अल्टीमेटली वही वाली बात हो जाती है, कम ऑन लेट्स टॉटनहम, क्योंकि देखो आप एक गोल से डाउन गए, अगेन दैट वाज गुड। ओरियल रोमियो उसमें इन्वॉल्व था, उसमें लेवेंडोव्स्की इन्वॉल्व था, और पर्टिकुलरली लेवेंडोव्स्की पे अब बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवेंडोव्स्की की जो परफॉर्मेंस है उस पर जो डाउट्स है वो मैच दर मैच डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर गोल मारा, और जो गोल था वो अच्छी पासिंग के साथ होता। मैं आपको बताऊं यहाँ पर टॉटनहम की जो सबसे अच्छी चीज मेरे को कल लगी वो उनकी पासिंग थी अंडर प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। जब बार्सिलोना का प्रेशर तुमको पता है काफी सही होता है और काफी लीथल होता है, फिर भी यहाँ पर टॉटनहम की जो पासिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और लीथल भी थी, जिसको मैं काफी ज्यादा यहाँ पर लाइक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। लेकिन जहां एक चीज दिक्कत थी वो थी, देखो आप पे ह्यूमन सॉन नहीं, आप पे हैरी केन नहीं है, तो आप उस चीज को मिस कर रहे थे, और वो कल हमको देखने को मिला। रिचार्लिसन अगेन ट्राइंग हार्ड, बट रिचार्लिसन 10% या 30% 20% भी नहीं कर पाएगा, जो कि हैरी केन कर सकता है इवन ऑन हिज ऑफ डे। तो ये तो समझ में आता है कि भैया हैरी केन क्यों जरूरी है। लेकिन आपको एक चीज और समझ में आती है कि यहां पर अगर बार्सिलोना की बात करें, देखो बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये होना चाहिए कि यहां पर उनका जो डिफेंस लाइन है भाई वो बहुत ज्यादा पैसिव है और सोता हुआ दिख रहा था। डिस्पाइट कि मैं यहां पर बात करूं कि वो लीड में थे और उनको लाइक नैरो कॉम्पैक्ट में वो डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब जब टॉटनहम यहां पर पास कर रही थी उनका प्रेस देखो इजीली बाईपास हो पा रहा था। और दूसरी चीज ये थी कि जो बॉल वो बॉक्स में डाल रहे थे, डिस्पाइट कि यहां पर बार्सिलोना अच्छे नंबर्स कमिट कर रही थी डिफेंस में, वो फिर भी यहां पर काफी ज्यादा स्लीप मतलब सोते हुए पाए गए। वो भी मैं आपको तब बता दूं, ये भी तब आप कह सकते हो जब टॉटनहम के पास कोई ऐसा एरियल थ्रेट है नहीं। मतलब आप कह सकते हो ओलिवियर्स के भाई एरियल थ्रेट में तो आप हैरी केन को ही काउंट करोगे जहां पर। तो एक तो चीज है कि देखो यार, ये समझ में काफी लोग इस चीज को पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई आपने जब पूरा एक सीजन यूल्स कोंडे को खिलाया राइट बैक, तो फिर आप इमीडिएटली आप क्यों स्विच कर रहे हो और अराउओ को राइट बैक खिला रहे हो। और अराउओ की इंजरी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग रेट है, क्योंकि भाई ऑलरेडी आपका सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है और आपके 4 में से 2-3 सेंटर बैक तो गायब ही हो गए। काफी लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि जूल्स कोंडे का इंटरव्यू आया कि भाई मेरे को राइट बैक नहीं सेंटर बैक खिलाना है, उससे जावी को क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली ये तो मैनेजर का कॉल होना चाहिए। तो आप कोंडे को ही खिलाओ जो कि बढ़िया खेलता है वहां पे। हाँ, ये अलग बात है कि वो उसकी प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन देन अगेन उसका कोई मतलब भी नहीं बनता कि आप अराउओ क्रिस्टेंसन में से किसी को उठा दो। कल एरिक गार्सिया की बात करें, ठीक है। इसी के साथ अगर उधर की बात करें तो भैया बाल्डे तो फ्लैश है। देखो भाई, बाल्डे की मैं बात करूं, आब्दे की मैं बात करूं, या फिर यमाल की मैं बात करूं, ये एब्सोल्युटली अमेजिंग है, इमर्जिंग है, और आने वाले सीजन में भाई इनका एक बहुत बढ़िया रोल होने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर नेमार की, तो भैया क्या मैंने तुमको पहले ही बताया नेमार का बहुत सही है भाई। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सऊदी अपने पैसे का नंगा नाच ना करे, और उन्होंने करके दिखा भी दिया। देखो अब यहाँ पर ऑफिशियली तो कोई ऑफर नहीं आया है, क्योंकि उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स ने इसको कंफर्म कर दिया कि भाई अल हिलाल यहाँ पर नेमार से डिस्कस करने के लिए अपना डेलीगेशन भेज रही है। ये वही डेलीगेशन है जिसको आप कह सकते हो कि किलियन एम्बापे से मिलने के लिए भी कहा, लेकिन एम्बापे ने मीटिंग के लिए तो मना कर दिया था। अब क्या नेमार के एंटराज जहां पर इससे बात करेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही नेमार के फादर जो और उनके एजेंट है, उन्होंने यहाँ पर एक कंफर्म कर दिया कि नेमार का जाना कोई कंफर्म नहीं है। हमने यहाँ पर ऐसी कोई एप्लीकेशन भी नहीं डाली और हमारी कोई बात भी नहीं हुई है कि नेमार को PSG से जाना है। देखो जब मैंने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी और छानबीन करी, तो जितने भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो कि PSG के माउथ पीस आप कह सकते हो, जिनको एक्सेस होता है PSG के अंदर की बातों का, उन्होंने यहां पर एक कंफर्म किया है कि भाई नेमार और एम्बापे के रिगार्डिंग आप एक डिफरेंस बना सकते हो, कि जहां एम्बापे के रिगार्डिंग हर एक चीज को बहुत अनाउंसमेंट की तरह किया जा रहा है, कि अनाउंस कर दिया कि एम्बापे को बाहर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि एम्बापे अब ऑन द सेल है, अनाउंस कर देते हैं कि एम्बापे के साथ अब परमिशन दे दिया डिस्कस करने के लिए। नेमार के साथ ये चीज नहीं होगी, और इसके पीछे बड़ा रीजन यहां पर यह है कि नेमार के रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो आज की नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों से बनती हुई आ रही है। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेमार बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है इंजरी के बाद अपने करियर को रिवाइव करने के लिए। अगेन मैंने जैसा कहा है कि भाई उसके पास एक बहुत बड़ा मोमेंट है PSG का फेस बनने के लिए, और फाइनली वो अपने क्रिटिक्स को चुप करवा सकता है। साथ ही यहाँ पर लुइस एनरिके को इस समय नेमार की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसको एम्बापे यूज नहीं करने दिया जाएगा।
ऐसे में यहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई है कि देखो नेमार से मूव ऑन करने का जो पीएसजी का डिसीजन है वो आज का नहीं बल्कि 1-2 साल पहले का ही है। और ऐसे में अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री ऑफर आ गया तो यहाँ पर पीएसजी बिल्कुल भी सामने नहीं रुकेगी। सामने से सीधी सी बात है कि भाई वो पीएसजी को यहाँ पर ये भी बताना है कि भाई जो अब डिसीजन है वो ये है कि पीएसजी में एक नया एरा आ रहा है जो कि है टीम स्पिरिट का। ऐसे में वो मानते हैं कि टीम स्पिरिट के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है वो यहाँ पर इससे भी बड़ा है कि नेमार, मेसी, एम्बापे एक ही सीजन में चले जाएं। देखो यही चीज था कि यहाँ पर क्यों वो एम्बापे की जर्सी को हटा रहे थे और एम्बापे को मार्केट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इसको हटाने से नुकसान तो होगा, लेकिन वो अगेन एक स्टेटमेंट देने के लिए नुकसान हटाने को रेडी हैं। पैसा ही इतना है। खैर अगर हम यहाँ पर नेमार की बात करें तो देखो उनके क्वेश्चन और उनके स्टेटमेंट और ओपिनियन में ही आपका सवाल छुपता है कि जो सेटिस्फैक्ट्री ऑफर है क्या है। सेटिस्फैक्ट्री ऑफर क्या होता है? देखो इसका एग्जांपल तुम यहाँ पर विराटी के केस स्टडी से उठा सकते हो, जहां पर 30 मिलियन का ऑफर दिया था लेकिन अल हिलाल का 30 मिलियन का ऑफर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बदले यहाँ पर 80 मिलियन की वैल्यूएशन डाली गई, जिसपे अभी भी अल हिलाल यहाँ पर 60 तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जब नेमार के लिए सेटिस्फैक्ट्री ऑफर की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर अब एक बार्सिलोना एक नए डिसीजन के साथ आ रही है कि भाई ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। अब देखो अगर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें या फिर इधर उधर की रिपोर्ट्स की बात करें तो काफी सारी रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है, पर्टिकुलरली आई थिंक जो ओरिजिन है वो स्पोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर बताया कि भैया बार्सिलोना अब एक काफी क्रिएटिव आइडिया के साथ आ रही है कि भैया काम करते हैं, सऊदी को लेने देते हैं नेमार को और सऊदी यहाँ पर 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगा, लेकिन हमको पहले इनिशियल 1 साल के लिए हमको लोन पे दे देगा। अब इसके पीछे का इसके पीछे का जो रीजन है भाई वो सिंपल है कि यहाँ पर बार्सिलोना को पीएसजी को कोई ट्रांसफर फी नहीं देनी पड़ेगी, वो सऊदी देगा। साथ ही यहाँ पर आपको ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पर जो लोन है वो पीएसजी और बार्सिलोना में नहीं बटेगा, बल्कि एक्चुअली में वो बार्सिलोना सऊदी में बटेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मैंने सेटिस्फैक्ट्री ऑफर का कहा है तो पीएसजी को क्यों मतलब है, वो सेक्रीफाइस क्यों करेंगे, मतलब वो अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? वो तो चाहेंगे ना कि हमको ट्रांसफर फी भी मिल जाए और हमको यहाँ पर एक साथ इससे छुटकारा मिले कि इसकी 30-35 मिलियन की जो सैलरी है वो भी ना मिले। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना पीएसजी के साथ नेगोशिएट ही नहीं करना चाहती, और पर्टिकुलरली पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके रिलेशंस ऐसे है भी नहीं। ऐसे में आप कह सकते हो कि भाई इसमें सऊदी का क्या ऑफर है, मतलब वो बार्सिलोना कौन सा इनके चाचा का लड़का। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बार्सिलोना उनको ये दिलासा दे सकती है कि भैया बार्सिलोना के बाद जो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो सऊदी होगा, और ऐसे में सऊदी को नेमार चाहे 33 में मिले, सऊदी को नेमार चाहे 33 में मिले चाहे 34 में मिले, सीधी सी बात है, तो नेमार चाहिए उन्हें नेमार का नाम चाहिए, नेमार का थोबड़ा चाहिए। कौन पूछ रहा है नेमार 4-3-3 या 4-4-2 में खेलेगा अल हिलाल में, किसी को क्या घंटा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर उनके लिए बड़ी चीज हो जाएगी कंसिडरिंग द फैक्ट कि एम्बापे भी नहीं जाएगा, मेसी भी नहीं जाएगा, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास अभी भी 1-2 साल है कि वो यहाँ पर अल नसर में दे सकता है। तो ये रोनाल्डो, बेंजेमा, नेमार, ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देने की, तो क्या ये इतना सिंपल है? देखो इतना सिंपल यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अगेन जब मैं सेटिस्फैक्ट्री ऑफर की बात करता हूं तो पीएसजी सऊदी के साथ भी क्यों डील करना चाहेगी? देखो आपको यहाँ पर विराटी का केस स्टडी लेना है, जब विराटी का जो ट्रांसफर फी हो जाएगा उससे 20-25 मिलियन आगे की बात करना। अगर 80 मिलियन मांग रहे हैं तो 80 मिलियन आप नेमार के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 50 मिलियन में विराटी की डील हो रही है तो अगेन वही वाली चीज हो जाती है कि फिर नेमार के लिए क्या ट्रांसफर फी रखेंगे और कितना होगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि भैया पीएसजी के अगर अंदर की बात करें तो वो अभी भी इस चीज को लेकर पेशेंस है, उनके पास दिमाग में प्लान है, लेकिन ऐसा जो उनको जरूरी नहीं लग रहा कि हम अभी के अभी काम कैसे करें और अभी के अभी कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा। वो नेमार को नेक्स्ट वीक जो नया गेम होगा सीजन का उसमें वो उतारने वाले स्टार्टिंग 11 में। इंजरी की अपडेट आई है, लेकिन बताया गया कि भाई इंजरी नहीं है, मसल एब्डक्टर की कोई इंजरी नहीं है, बल्कि उसको एक वायरस, एक फ्लू वगैरह हुआ है और वो ट्रेनिंग में वापस आ जाएगा। भैया वेस्ट हैम के रिगार्डिंग यहाँ पर ये खबर आई है कि भाई वेस्ट हैम और मैनचेस्टर सिटी इस हफ्ते टॉक्स में लगे हुए हैं और यहाँ पर 70 मिलियन का ऑफर मारा है मैनचेस्टर सिटी ने। अब ऐसा क्यों होने वाला है? देखो हाल ही में हमने रिसेंट टाइम में जितनी भी रिक्रूटमेंट देखी आपको पता है कोवाचिच मिडफील्ड में हुआ है, लेकिन कोवाचिच गुंडोगन जैसा प्लेयर नहीं है। ऐसे में पाकेता वो सीधा पाकेता अगर किसी को रिप्लेस करेगा और किसी का टाइम खाएगा तो वो यहाँ पर कोवाचिच है। लेकिन तुमको यहाँ पे लगेगा कि यार अभी डेक्लन राइस को रिप्लेस नहीं किया है, वेस्ट हैम क्या प्रिपेयर्ड है लुकास पाकेता को सेल करने के लिए? देखो ऑन पेपर और मोटे मोटे तौर पे तो वो रिलेक्टेंट है, लेकिन अगेन तुमको समझना पड़ेगा जब मैनचेस्टर सिटी ऐसा क्लब जिसको जरूरत भी है और जो बहुत इंटरेस्टेड भी है उसके रिगार्डिंग आप पैसा बहुत आराम से मान सकते हो। 70-80 मिलियन में बात है। अगर यहां पर पाकेता पे 90 मिलियन की बात हो जाए तो वेस्ट हैम सेल कर दी, क्योंकि अगेन उनके क्या एम्बिशन है? उनके कोई एम्बिशन नहीं है, उन्होंने वैसे भी किसी को साइन नहीं किया। अभी साउथहैम्पटन के कैप्टन की बात करें जेम्स वॉर्ड-प्राउस, उस पर बात चल रही है, लेकिन उस पर भी 30 मिलियन की डील चल रही है। तो वेस्ट हैम के लिए तो भाई इतना मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि दोनों पे ही उनको एक ऐसी वैल्यूएशन मिल गई जो वो सोच भी नहीं सकते थे। हाँ ये है कि
एज लॉन्ग एज लुकास पाकेता की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि उनको सेल ही करना है। उसको पता है कि लुकास पाकेता की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और जो आई थिंक 5 गोल 7 असिस्ट ऐसे कुछ उसने करे हैं, तो उसका उनको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है। खैर इसी के साथ अगर बात करें फ्लैश न्यूज़ की, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आई है कि भाई चेल्सी पे केस लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऑफिशियल कंपनीज बनाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर में टेबल के नीचे से पैसा दिया गया था अब्रामोविच अलावा। इसी के साथ यहाँ पर भाई वोल्स तो लोपेतेगुई ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और यहाँ पर लोपेतेगुई की बन भी नहीं रही थी। जिस तरीके से वोल्स अपने ट्रांसफर मार्केट की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा था और लोपेतेगुई ने कहा कि इससे बढ़िया की है कि अगले सीजन वोल्स पूरा बंटा बैठ जाएगा, ये मेरे को सैक कर देंगे, मैं खुद ही इज्जत से चल जाता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर भाई तलिस्का ने ये कंफर्म किया कि भाई अल नसर के साथ वो कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर रहे बल्कि वहीं रुकने वाले हैं। और ऐसे में एक गलत खबर है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह 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 कुछ नहीं होने वाला, मैं यहाँ पर यहीं रुकूंगा। साथ ही यहाँ पर अल नसर लुइस अल्बर्टो जो कि लाजियो के प्लेयर है उसमें काफी इंटरेस्टेड है और आने वाले टाइम में उसके लिए एक बिड भी मार सकते हैं। खैर दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।